हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मार्केट मेंटो। तो आज हम हमारी एक ऑसम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है बूट कैंप। तो इस बूट कैंप में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे फॉरेक्स है क्या, कौन कौन फॉरेक्स में पार्टिसिपेट करता है, मेजर करेंसी पेयर्स, पिप्स कैलकुलेटर और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मेजर फॉरेक्स पेयर्स कौन से हैं और वो कौन से टाइप्स के ऑर्डर हम मार्केट में प्लेस करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक की क्लास रहने वाली है ये। 90% या 99% ऑफ द लोगों को ये चीज़ें पहले से पता होंगी, लेकिन जैसे हम सीरीज शुरू कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है भी हम बिल्कुल बेसिक से सिखाएं, ताकि जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिनको कुछ भी नहीं आता है ट्रेडिंग का, वो भी हमारे साथ चल सकें। तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी और बढ़िया होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स इज सिंपली व्हेन वी ट्रेड इंटरनेशनल। जैसे कि हमें पता है दो तरीके के मार्केट होते हैं, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में हम कह सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। इक्विटी स्टॉक्स जिनमें हम करते हैं वो हो गए हमारे नेशनल। इंटरनेशनल में हम जब कई इंटरनेशनली करते हैं, जैसे कि हम दो कंट्रीज़ की करेंसीज में करते हैं, जैसे कि यूएसडी और जेपीवाई। मतलब जो यूएस डॉलर और जापानीज येन के बीच का रिलेशन है, हम उस पर जो करते हैं ट्रेडिंग, उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे। गोल्ड भी वैसे फॉरेक्स में आता है, फिर क्योंकि वो इंडिया में तो हम कर नहीं सकते गोल्ड को ऐसे डायरेक्ट ट्रेड, ठीक है। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स पे हम आते हैं आगे। मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, इसके अंदर बैंक्स आते हैं सबसे पहले, तो फिर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर हेज फंड्स आते हैं, फिर रिटेल ट्रेडर्स एंड फिर आते हैं गैम्बलर्स। ये इतने होते हैं। तो बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि हमारा हो गया आरबीआई, और दूसरे होते हैं मान लो हाई नेटवर्थ वाले मान लो बैंक्स, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गया हमारा। ये बैंक्स के अंदर आते हैं। तो इनका रोल क्या होता है वो इसकी भी बात कर लेते हैं। जो हमारे बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे जो सेंट्रल बैंक होता है ना, उसके पास मनी पावर, मार्केट में वो मनी नहीं लगाता इतनी, लेकिन उसके पास पावर होती है। जैसे कि आरबीआई अपना, अगर उसने इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा किए तो उसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा मान लो सिग्निफिकेंटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है अपने इंटरेस्ट रेट या कम कर देता है, तो उससे जो लोन्स होते हैं और जो उनको रिटर्न मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो न्यूज़ होती है बेसिकली वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा ही होती है। तो उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस होते हैं भी जो कंपनियां बड़े स्केल पे, जिसके पास मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, जिनसे वो ट्रेड करते हैं, जिनके पास पावर होती है भी वो मार्केट को हिला सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं। हेज फंड्स, हेज फंड्स जैसे हमारे म्यूचुअल फंड हो गए, एक तरीके के हेज फंड ही होते हैं ये भी। और हेज फंड्स के अंदर मेनली वो आते हैं भी वो जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हायर करते हैं, ताकि वो उनके जो लोगों का पैसा है जिनके पास नॉलेज नहीं है उसको इकट्ठा करके, और जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, सॉरी, जो मान लो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनको वो हायर करते हैं ताकि वो वहाँ से दोनों का यूटिलाइज करके एक रिटर्न जनरेट कर सकें। इनके पास भी बहुत पैसे होते हैं। फिर आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिनके पास, जैसे कि मैं हो गया और आप भी बन जाओगे, वो भी बने नहीं हो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो छोटी कैपिटल के साथ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं जो छोटी अमाउंट होते हैं, लाइक
10 मिलियन 20 मिलियन तक भी हम रिटेल ट्रेडर ही कहेंगे, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती वो मार्केट में कोई अपना इम्पैक्ट दे सके। बस उस रिटेल ट्रेडर को करना क्या चाहिए, जो उसकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए मार्केट में आना चाहिए। फिर होते हैं गैम्बलर्स। गैम्बलर्स में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी आ पाएंगे इस कैटेगरी में, गैम्बलर्स की कैटेगरी में आ पाएंगे अभी, क्योंकि गैम्बलर्स वो होते हैं जिनके पास ना तो कोई सिस्टम होता है ना रिस्क मैनेजमेंट होती है। वो सुबह उठते हैं, उनका मन करता है तो बाय करते हैं, उनका मन करता है तो सेल करते हैं। 99 के 100% ऑफ द टाइम गैम्बलर्स ही पैसा लूज करते हैं। रिटेल ट्रेडर भी लूज करते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लूज करते हैं। मतलब अगर मैं लॉस लेऊंगा तो मैं 100 का लेऊंगा, लेकिन जब मैं प्रॉफिट करूंगा ना तो मेरा 200 का या 300 का या 400 का मेरा प्रॉफिट होएगा। तो एक सिस्टम के थ्रू इमोशंस को साइड में रख के जो ट्रेड होते हैं वो रिटेल ट्रेडर हम करते हैं। और जो ऊपर वाले ये तीन हैं ये कभी पैसा लूज नहीं करते, ये लूज करते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन ये सिर्फ लूज करते हैं गैम्बलर्स। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे कंटेंट के लिए। हम जल्द ही और भी वीडियोस लाएंगे इसकी सीरीज़ की, और कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो हम उसके अंदर हम ट्रेड क्या करते हैं, फॉरेक्स के अंदर हम मेजरली ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स को। तो करेंसी पेयर्स होते क्या हैं उनके बारे में चलो पढ़ते हैं। तो करेंसी पेयर्स हमारे होते हैं रिलेशन बिटवीन टू करेंसीज। फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई, एक ये एग्जांपल लेंगे हम यूएसडी जेपीवाई। एक करेंसी पेयर, पेयर ऑफ शूज़ होते हैं जैसे उनमें भी दो होते हैं, पेयर ऑफ सॉक्स दो होती हैं। तो करेंसी पेयर्स, पेयर हो गया तो दो होंगे उसके अंदर। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू करेंसी, करेंसी पेयर दो करेंसी से मिलके बनता है, जिसको हम पहली करेंसी को कहते हैं मेजर पेयर एंड मेजर करेंसी, एंड दूसरी को कहते हैं माइनर करेंसी। ठीक है। तो मेजर करेंसी जो होती है उसकी वैल्यू दूसरी के रिस्पेक्ट में ऑलवेज वन होती है। मतलब यूएसडी जेपीवाई में डॉलर की वैल्यू वन है, तो माइनर की क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। थोड़ा इसको समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है नए बंदों के लिए, लेकिन जिनको थोड़ी ट्रेडिंग आती है, फॉरेक्स की नॉलेज है, तो उनके लिए बिल्कुल आसान होगी ये। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जैसे यूएसडी जेपीवाई हमारे पास, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यूएसडी एंड जेपीवाई है, तो इसके अंदर जो हमारा मेजर पेयर है वो यूएस डॉलर है, ये है। तो इसकी वैल्यू हमेशा वन रहेगी, यूएस डॉलर की वैल्यू हमेशा वन रहेगी। जो भी पहले आता है ना, जैसे जीबीपी यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया जैसे हमारा, तो उसके अंदर पहले जीबीपी आ रहा है तो जीबीपी की वैल्यू उसमें वन होगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, ये आसान सी बात है एक। ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई में हम वापस आते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी की वैल्यू वन होएगी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू $1, मतलब $1 में कितने जापानीज येन बनेंगे उसके बीच के हम करते हैं। जैसे अभी 156 पे चल रहा है ये, तो ये हो गया हमारा 156.476 येन, ये हमारी येन में आएगी। मतलब अगर हम अमेरिका का $1 लेकर जापान में जाते हैं तो हमारे $1 के 156 येन बन जाएंगे। यह है हमारी सिंपल फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो इसमें जो पहला पेयर होता है फर्स्ट करेंसी, वो हमारा मेजर पेयर होता है जिसकी वैल्यू वन रहती है, और जो दूसरा पेयर होता है हमारा वो माइनर पेयर होता है, जैसे कि जेपीवाई, जिसकी वैल्यू फर्स्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होएगी। ठीक है, ये होता है। और जिस भी करेंसी पेयर के आगे डॉलर होता है वो मेजरली एक
हाई वॉल्यूम वाला ट्रेडिंग पेयर माना जाता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो हम भी मालूम ज़्यादातर तो जिसमें यूएसडी पहले है, जो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो मेजर पेयर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जो मेजर माइनर पेयर, जो यूएसडी जेपीवाई, इसके अंदर यूएसडी जो है वो मेजर पेयर है हमारा, और जो जेपीवाई है वो माइनर पेयर है। माइनर पेयर कौन सा होता है? जो जिसकी वैल्यू हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे डॉलर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे कि ये अभी जो है ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, और हम इसके मान लो टाइम फ्रेम भी हम आगे देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखता है। लेकिन जैसे अभी आप ये समझिए, यूएस डॉलर और जापानीज येन का जो ये चार्ट है यूएसडी जेपीवाई, तो इसमें डॉलर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 156 ये येन दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे जेपीवाई दिख रहा है वैसे ही भी। $1 के अंदर हमारे कितने येन बनते हैं, तो उसकी जो ट्रेडिंग होती है हम उसको कहेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे हमारे आते हैं पिप्स। तो वाई पिप्स मैटर, पिप्स को हम कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट, और पिप्स की वैल्यू क्या होती है, क्यों। अब एक हम कहते हैं भाई, जैसे ये 56 पे चल रहा था फॉर एग्जांपल, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोलेंगे तो और बड़ा खोलना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो ये पहले यहाँ पे चल रहा था 56 पे, यहाँ पे 56 पे चल रहा था। अब वहाँ से ये यहाँ पे आ चुका है 56.5 तक आ चुका है फॉर एग्जांपल, 156.5 तक ये आ चुका है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट है हम इसको क्या कहेंगे? ऐसे तो हम कह नहीं सकते भी इतना डॉलर बढ़ गया, क्योंकि डॉलर तो बढ़ा ही नहीं है, डॉलर तो 1 है। या जापानीज येन बढ़ गया, वो भी कहना अच्छा है, क्योंकि इसके लिए तो हम जापानीज येन कह देंगे। तो करेंसी पेयर्स तो और भी है हमारे पास, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट, एक वैल्यू निकाली गई भी। जो ये 500 का मूव आया ना, इसको हम कुछ कह देंगे, ये 500 का मूव आया, इसको हम एक नाम दे देंगे, जिसको ये नाम दे दिया पिप। पिप परसेंटेज इन पॉइंट। इस पिप की वैल्यू सेम रहती है सारों में। जैसे कि अगर 5 पिप यूएसडी जेपीवाई में है, तो वही 5 पिप यूरो यूएसडी में भी हम उसी को 5 पिप ही कहेंगे। जो वो चेंज आएगा ना, उसको हम 5 मतलब पिप, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी भी सभी करेंसी के लिए। हम जो कैलकुलेट करेंगे जो उनके मूव आया है, जैसे कि यहाँ पे 155 से 100 जो 56 तक का जो मूव आया है, ये 156 से 156.5 तक का, तो हम इसको कह देंगे फॉर एग्जांपल 500 पिप का मूव आया है, तो ये हमारी पिप रहेगी। ठीक है, तो एक सभी करेंसी के लिए सेम होएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं भी एन जेड डी यूएसडी में भी, जो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो थी 58 थी, 0.58, तो यहाँ पे जो 0.57 हुई है ना, तो हम इसको ऐसे तो कहेंगे नहीं भी $1 कम हो गया, या एक न्यूजीलैंड डॉलर की वैल्यू कम हो गई या ज़्यादा हो गई। लेकिन हम इसको कहेंगे भी इतने पिप्स कम हुए हैं, इतने पिप्स कम हुए हैं, इसको हम पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में भी, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। हम पिप्स को फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, हम इसी के एग्जांपल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये टूल दिखेगा आपको, मेजर टूल। इसको भी, या फिर आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट दाब कर भी उसको कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन द चार्ट। तो हम बेसिकली यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 156 से हम करेंगे, तो हमें जो कैलकुलेट करना है भी ये मूव कितना आया है, तो हम जहाँ से करना है, चाहे ऊपर से नीचे इसको ऐसे कर लो, या फिर इसको ऊपर से नीचे ऐसे कर लो। ठीक है, जो यहाँ पे ये वैल्यू आई है, जो लास्ट वाली ये डिजिट है ना, ये 52, ये हमारे काम की है। मतलब जो यहाँ से लेकर 56 से लेकर 56.5 तक जो ये अब ऊपर तक गया है, तो ये पूरा 52 पिप्स का मूव है। ठीक है, अब 52 पिप्स का मूव है ये तो ठीक है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा भी हमें ये चाहिए क्यों, क्योंकि कोई तो रीज़न होगा ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्रेड बनता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर मैं
यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड लेना चाहता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे का है, ठीक है, और मैं टारगेट रखना चाहता हूँ प्रीवियस हाइस तक का, जो कि यही है, यहाँ तक का मैं मान लो टारगेट रखना चाहता हूँ 1:3 का, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा भी मैं कितने लोट लूँ, तब जा करके मेरे ये उतने बनेंगे, समझ रहे हो भी, कैसे मेरे को पता चलेगा भी मैं इतने लोट लूँगा तो मेरा यहाँ तक $100 का लॉस होगा, या फिर मैं कितने लोट लूँगा तो यहाँ पे जब मेरा टेक प्रॉफिट होगा तो 300 का होगा, समझ रहे हो। जैसे मैं तो अब यहाँ पे 10 लोट ले लूँगा तो मेरा जो लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारा आता है हाउ टू कैलकुलेट पिप्स काम। अब पिप्स का तो हमें पता चल गया क्या होती है और इसको कैसे पता चलता है। अब हमें देखना है भी हमें पोजीशन साइज क्या, क्वांटिटी कितनी लेनी हो। तो गाइज हम थे पिप्स कैलकुलेट पे। तो सिंपल एक जो होती है पिप्स कैलकुलेट करने का तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ। 0.01 लोट जो हम मिनिमम ले सकते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, जिसके अंदर 10 पिप्स जो हैं, 10 पिप्स जो है वो होती है $1 के, 1 USD के इक्वल, ठीक है। फिर आता है 0.1 लोट, जिसके अंदर एक पिप जो है वो $1 की होती है, ठीक है। फिर आता है 1 लोट, जिसके अंदर एक पिप $10 की होती है, ठीक है, इक्वल। तो इसके बेस पे हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं। एक ये है 20 पिप, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो हमारा क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा RPT डिवाइड बाय SL, मतलब हमारा कितना रिस्क पर ट्रेड है, ठीक है। एंड हमारा SL कितना बड़ा है, तो हमारा रिस्क पर ट्रेड है 100, ठीक है, $100। एंड हमारा स्टॉप लॉस है 20 पिप्स का, ठीक है। 100 डिवाइड बाय SL कितना हो गया, 5 आ गया। 100 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, तो हमारा जो लोड साइज बनेगा वो 0.5 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ये रिस्क पर ट्रेड, मान लो क्वान्टिटी भी मैं, अगर मैं यहाँ पे 0.5 लोट लूँगा तो जो मेरा लॉस बनेगा वो $100 का बनेगा। और 0.5 लोट पे अगर मेरा TP हिट होता है तो मेरे यहाँ पे बन जाएंगे $300, 1:3। इसको हम रिस्क टू रिवार्ड भी कहते हैं, जो मेरा 3 गुना बन रहा है, ये रिस्क टू रिवार्ड होता है। इसकी बहुत सारी साइट्स भी हो सकती हैं, और जैसे पोजीशन साइज कैलकुलेटर जब आप यहाँ पे लिखोगे तो बहुत सारी साइट है, आप मैनुअली भी कर सकते हो और इन पे जाकर भी कर सकते हो। पर्सनली मेरी फेवरेट ही है पोजीशन साइज कैलकुलेटर, myfxbook.com। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी और नहीं डालना पड़ता। जो सिंपल ये होते हैं ना, ये मान लो आप डालो और इससे हो जाएगा सारा आपका, यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता है ये, ठीक है। लेकिन एक और मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी ये अलग रहेगी गोल्ड के लिए, ये तो सेम रहेगा, लेकिन गोल्ड के अंदर जब हम पिप्स कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, रिमूव करते हैं। जैसे हम गोल्ड के अंदर पिप्स कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल इस कैंडल में हम देखेंगे तो ये कितनी पिप्स बनेगी गोल्ड में, ये यहाँ पे देखो 2300 बन रही है, लेकिन 2300 नहीं है, ये $23 का है ना, तो ये 230 पिप है, समझ रहे हो। इसमें हम ये देखेंगे, जैसे $23 का जो मूव है ना, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दें तो ये 235 पिप बन गया। लेकिन जब हम वहाँ पे जैसे पोजीशन साइज कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एक और जीरो ऐड करनी पड़ेंगी, मतलब 2350 वहाँ पे हम लिखेंगे 230 पिप का। अगर हमारा स्टॉप लॉस वैसे इतना बनेगा नहीं, 30-40 पिप का ही स्टॉप लॉस होता है इसमें। तो जैसे हमारा 40 पिप का स्टॉप लॉस बना है, फॉर एग्जांपल $4 की मूवमेंट का स्टॉप लॉस बना है हमारा,
तो वो 40 पिप हो गया। और जो वो 40 पिप है ना, हम उसको 400 लिखेंगे, ताकि हमारा जो पोजीशन साइज कैलकुलेटर है, जो ये वाला है, ये उसको सही से बता सके। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 400 लिखते हैं, ताकि अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। ठीक है, फिर उसके बाद में स्प्रेड। स्प्रेड क्या होते हैं? स्प्रेड होता है डिफरेंस। मतलब स्प्रेड होता है, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय किया, जो ये लाइन है यहाँ पे बाय किया, लेकिन यहाँ पे कोई सेलर है नहीं, या फिर जो ब्रोकर होता है वो अपना थोड़ा मार्जिन रखता है, जो फीस चार्ज करता है। तो तो हम थे ब्रोकर पे। तो जो हमारा ब्रोकर होता है वो एक फ़ीस चार्ज करता है, जिसको मान लो कई जो कमीशन फ़ी होता है उसमें स्प्रेड भी कहा जाता है। भी थोड़ा मान ले फीस चार्ज करता है, भी जो आपने यहाँ पे बाय किया ना, वो थोड़ा ऊपर बाय होगा, जैसे 2 या 3 पिप, 2 या 3 पिप ऊपर बाय होगा आपका, ताकि ठीक है। और जो आप सेल करोगे जब, तो ये 2 या 3 पिप ज़्यादा नीचे सेल होगा वो। तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड। बिड और आस्क में मतलब ये आपकी बिड है, और मान लिया आप मांग कितना रहे हो, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो ये होता है, इसको हम स्प्रेड कहते हैं, जो उसके बीच का डिफरेंस होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, इतना औखा टॉपिक है नहीं स्प्रेड। स्प्रेड कुछ नहीं है ज़्यादा, मान लो यहाँ पे है तो थोड़ा ऊपर बाई हो जाएगा या थोड़ा नीचे बाई हो जाएगा, ये आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है भी आपका ब्रोकर कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं एक बार इससे। ठीक है, होपफुली आपको पिप्स कैलकुलेट करना आ गया होगा, और स्प्रेड का भी आपको पता चल गया होगा भी क्या होते हैं स्प्रेड। स्प्रेड हमारे कुछ नहीं है, जो बिड और आस्क में डिफरेंस, मतलब हमने 100 पे बाय किया, जस्ट एक सिंपल सी भाषा में अगर हम समझेंगे इसको, तो हमने 100 पे बाय किया और हमारा 102 पे बाय हुआ है, तो जो ये 2 रुपये का डिफरेंस है ना, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। जैसे एक सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे तो यही कहते हैं इसको स्प्रेड। तो उसके बाद में हम आ जाएंगे मेजर फॉरेक्स पेयर्स में। तो मेजर फॉरेक्स पेयर्स क्या हैं हमारे भी? ये मेजर फॉरेक्स पेयर वो पेयर्स हैं जिसमें हाई वॉल्यूम रहती है, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहती है इनके अंदर भी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और पेयर में करते हैं, जैसे कि जो इन पेयर्स में नहीं है, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, अगर हम उनमें ट्रेड करते हैं, तो मान लो हमने 100 पे बाय किया है, जो माइनर पेयर होते हैं एग्जोटिक पेयर्स, तो 100 पे हमने बाय किया है, तो उनके अंदर वो 115 या 120 पे होएगा भाई, 115 या 120 तक इतना स्प्रेड हमारा लग जाएगा उनमें, क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं करता, वॉल्यूम ही नहीं होती। और जो उनमें मूव्स आएंगे वो बिल्कुल स्लो साइडवेज रहता है, फिर एकदम स्पाइक आ गई, फिर साइडवेज, फिर स्पाइक आ गई, ऐसे उनमें मूव्स आते हैं। तो इसलिए हम मेजर फॉरेक्स पेयर्स में करते हैं। इनमें जो होती है 1 से लेकर 2 पिप की लगभग होती है, और कई ब्रोकर तो 0.1 या फिर 0.5 तक की मान लो स्लीपेज ही देते हैं। जो अच्छे ब्रोकर्स होते हैं वो बहुत कम स्लीपेज लगती है उनमें। तो ये हमारे हो गए, इनमें ही हम आगे ट्रेड करेंगे। देख लेते हैं कौन से। यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर, जापानीज येन। फिर आता है यूरो यूएसडी, मतलब यूरोपियन यूरो एंड यूएस डॉलर। फिर जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी होता है ब्रिटिश पाउंड, एंड यूएस डॉलर, यूएसडी एंड सीएचएफ। सीएचएफ इज स्विस फ्रेंच, स्विस फ्रांस, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। फिर यूएसडी सीएडी, कनेडियन डॉलर, एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। फिर जीबीपी जेपीवाई, वैसे तो ये एक माइनर पेयर है क्योंकि इसमें यूएस डॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हाई वॉल्यूम रहती है, ट्रेड करने के लिए अच्छे मोमेंटम कैच होते हैं, तो ये भी मैंने इसमें लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो ये हमारे पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स, मेजर फॉरेक्स पेयर्स हमारे ये हैं जिनमें हम ट्रेड करें, जिसमें हमारी जो मेन स्ट्रेटजी है वो वर्क करेगी, जो मैं आपको अगले वाली वीडियोस में सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको यूज़ करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। थोड़ी मान लो इतनी औखी नहीं है, लेकिन हाँ आसान भी नहीं है वो, थोड़ा पेशेंस के साथ और
थोड़ी कोशियसनेस के साथ वो आपको उसको ट्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो, आगे हम देखेंगे। तो ये हमारे 8 पेयर्स है जिसके अंदर, और एक इसमें गोल्ड भी है जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, वो अलग आ जाता है, वो कॉमोडिटी के अंदर आ जाते हैं गोल्ड। ये हमारे इंडिया मान लो फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं, लेकिन ये एक मान लो कॉमोडिटी है गोल्ड मेटल, तो उसके अंदर आ जाता है। वैसे तो बिटकॉइन जो क्रिप्टो के अंदर आता है, बीटीसी भी हम ट्रेड करेंगे कभी कभी। जैसे हम डाउ जोन्स भी करेंगे, ठीक है, मतलब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल, ठीक है, US 30, जो मान ले हमारे S&P 500, इनमें भी हम कभी कभी ट्रेड करते हैं। जो हमारे सेटअप बनते हैं, हमारी स्ट्रेटजी जब वहाँ पे काम करती है तो हम वो भी करते हैं ट्रेड। तो देखेंगे आगे क्या रहता है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद में होता है टाइप ऑफ ऑर्डर, मतलब हमें ये पता चल गया अभी हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है, भी हमें ये तो पता चल गया अभी हमारा यहाँ पे सेटअप बन रहा है और हमें यहाँ पे ट्रेड भी लेना है, ठीक है, हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया। अब हम ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे, तो कौन से तरीके का ऑर्डर हमें करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे काम आएंगे यहाँ पे ऑर्डर्स। पहला होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर हमारे होते हैं भी जहाँ पे करंट प्राइस जो चल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो हम यहाँ पे ही ऑर्डर लग जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। फिर होते हैं हमारे बाय स्टॉप सेल स्टॉप, ठीक है। फिर होते हैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप, मतलब हम उसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं और प्राइस लगा देते हैं। मान लिया हमारा प्राइस से जब हम ऊपर लाते हैं तो होते हैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप। जैसे हमारा प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो हम यहाँ पे अगर बाय करना चाहते हैं तो हम बाय स्टॉप लगा देंगे, मतलब यहाँ पे बाय हो जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा कहीं यहीं पे रहेगा। तो हम मान लो प्राइस जब यहाँ पे टैप करेगा ऑटोमेटिक ब्रोकर हमारा लग देगा। तो ऐसे ही लिमिट ऑर्डर होते हैं, बाय लिमिट सेल लिमिट, मतलब यहाँ पे अगर आएगा तो हमारा सेल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा तो हमारा बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी, जो ये लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं ये होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब जब हमारा प्राइस उन पे टैप करेगा तब हमारे वो ऑर्डर्स लगेंगे। और जो मार्केट ऑर्डर होता है हमारा, वो होता है हमारा जब करंट प्राइस पे हम लेना चाहते हैं, जिस पे हम मान लो स्प्रेड तो लगते हैं, तो स्प्रेड मान लो हम दे करके और अभी की अभी लेना चाहते हैं, अभी मुझे लग रहा है अभी अभी ही ये बढ़िया मूव देगा यहाँ से, ठीक है, भी क्या पता वापस यहाँ पे नीचे आए ना आए, तो मैं यहाँ से बाई कर लेता हूँ। वैसे करना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो हम आगे देखेंगे भी कब हमें क्या बाई करना है कैसे करना है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे जब हम बाई करते हैं तो हमारा मार्केट ऑर्डर होता है। और जब हम चाहते हैं भी प्राइस हमारे यहाँ पे है तो यहाँ पे ही हमें मिले, मान लो जब हमारे जोन को टैप करेगा तब हमें चाहिए, तो हम लिमिट ऑर्डर्स का या फिर पेंडिंग ऑर्डर जिनको हम कहते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज यही था आज की क्लास में, तो करता हूँ आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स समझ आ गया होगा। जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए, अगर नहीं आया तो थोड़ा दोबारा देख लीजिए वीडियो को, आपको आ जाएगा, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को आसानी से समझ सकें। सॉरी। तो हम अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे और धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस तक जो एसएमसी कॉन्सेप्ट में यूज़ करता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजीज है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे वीडियोस मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आप अगली वीडियो क्या चाहते हैं, ताकि मैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही और वीडियोस भी आगे लेकर आऊँ। तो ठीक है, मिलते हैं जल्द ही, 1 या 2 दिन में हम नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ट्रेडिंग सीखते रहें। ठीक है जी, बाय।